हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि हम पढ़ रहे हैं प्रजनन के बारे में। हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र में कई चीजें डिस्कस की। हमने उसका बेसिक डिस्कस किया। हमने जाना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपनी जनरेशन बनाना, यानी कि जब एक जीव अपने समान नए जीवों को बनाता है उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। फिर हमने देखा कि कौन होते हैं जो कि अंडे देते हैं, कौन होते हैं जो कि यंग वंस देते हैं, यानी कि विविपेरस, ओविपेरस देखा हमने। फिर हमने जाना कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। फिर हमने इन डिटेल देखा कि अलैंगिक जनन कैसे होता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लास्ट वीडियो में हमने इन डिटेल डिस्कस किया। बडिंग देखा, फ्रेगमेंटेशन देखा, फ्यूजन देखा है हमने रीजेनरेशन देखा, यानी कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन डिटेल डिस्कस किया था। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि बडिंग जो होता है वो किस में होता है, तो आप जानते हो हाइड्रा में और ईस्ट में होता है। रीजनरेशन किस में होता है, प्लेनेरिया में होता है। और क्या पढ़ा था हमने, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन यानी कायिक जनन पढ़ा था हमने, वो किस में होता है, तो स्टेम से होता है गुलाब के पौधे में। रूट यानी जड़ों से होता है अदरक के पौधे में, और पत्तों से होता है ब्रायोफिलम के पौधे में। क्लियर है? ब्रायोफिलम की जो लीव होती है उसका डायग्राम भी मैंने आपको दिखाया था, विद पिक्चर दिखाया था, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फ्यूजन यानी खंडन, विखंडन क्या होता है। जब एक कोशिका दो में टूटती है, बाइनरी फ्यूजन। एक कोशिका ज्यादा सारे में टूटती है, मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन होता है यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा में। मल्टीपल फ्यूजन होता है प्लाज्मोडियम में। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखा था कि प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी करता है, यानी कि प्लाज्मोडियम किस बीमारी का कोवेटिव एजेंट है। और बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए पहले तो तालियां। ठीक है, आंसर क्या है, प्लाज्मोडियम जो है वो फैलाता है कौन सी बीमारी, मलेरिया की बीमारी। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम के कारण होती है मलेरिया की बीमारी। और मलेरिया की बीमारी फैलती किससे है, तो फैलती है, वेक्टर कौन है, तो आप जानते हो मादा एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ये भी मैंने एक बार क्वेश्चन रखा था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर प्रजनन तंत्र। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी डिस्कस करने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन देखो अगर आप 10th क्लास के बेसिस पे जाओ तो आपको कम देखने को मिलेगा। 12th में देखोगे तो आपको सिलेबस वाइड मिलेगा। 12th क्लास के सिलेबस में बहुत अच्छे तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इन डिटेल बताया हुआ है, लेकिन उतना इन डिटेल आपसे कभी नहीं पूछा जाता है और ना पूछा जाएगा। तो जितना आप लोगों के लिए जरूरी है 10th से थोड़ा सा अबव, लेकिन 12th से थोड़ा सा नीचे, ये बीच के लेवल का आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं करवा दूंगी। यानी कि इतना हम कर लेंगे कि क्वेश्चन आपका आए तो ऐसा हो ही नहीं कि क्वेश्चन देख के आपको लगे यार ये तो मेरे को आता ही नहीं। ठीक है, तो हम इतने अच्छे से कर लेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितना आपको जरूरत है। क्लियर है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नर प्रजनन तंत्र। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। पहले मेरे को आपको कुछ बताना है। क्या बताना है स्टूडेंट्स? देखो, आप सभी जानते हो कुछ चीजें। आप जानते हो कि ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब हम आज की क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इतना तो आप जानते हो ना। अब हम अलैंगिक प्रजनन खत्म कर चुके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम खत्म कर चुके हैं। अब शुरू होने जा रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। तो पहले से आप थोड़ा सा जान लो कि लैंगिक जनन क्या चीज है। देखो, लैंगिक जनन में मैंने आपको बोला था गैमीट्स चाहिए होते हैं, गैमीट्स का फ्यूजन होता है, और एक नर भी चाहिए, एक मादा भी चाहिए, यानी हमें दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, एक मेल एक फीमेल, है ना। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, देखिए होता ये है कि एक होता है मेल, ठीक है, यानी कि एक होता है नर, और दूसरी होती है फीमेल, यानी कि मादा। ठीक है, यानी कि ये सिंबल आ गया, ये तो आप जानते हो ये सिंबल है नर का, ये है मादा का। ठीक है मतलब ये हो गया फादर, ये हो गई मदर। मेल से आता है एक गैमीट, मेल से आता है एक युग्मज जिसे बोला जाता है स्पर्म। क्या बोला जाता है? स्पर्म, यानी शुक्राणु। मानव इंसान में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है, मानव में पाई जाने वाली स्पर्म। फीमेल से आता है
ओवम यानी कि अंडाणु, ये भी क्या है, ये भी गैमीट है, युग्मज है। ये है इंसान में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, स्मॉलेस्ट कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। अब क्या होता है देखो, ये स्पर्म और ये ओवम दोनों क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, फ्यूज करते हैं, यानी इन दोनों के बीच में क्या होता है, जुड़ना होता है इन दोनों का, जिसे बोला जाता है निषेचन, जिसे बोला जाता है निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, या फिर फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, या फिर जब एक अंडाणु शुक्राणु से जुड़ता है तो बनता है एक कोशिका। इस कोशिका को बोलते हैं स्टूडेंट्स जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। और कहाँ पे बनता है ये, हम ह्यूमंस में ये फीमेल में बनता है, यानी कि मादा की बॉडी में बनता है, ठीक है। अब ये जाइगोट अपने अंदर बदलाव लाता है, इससे बनता है एम्ब्रियो, और फिर ह्यूमंस की बात कर रही हूं मैं, 9 महीने के अंदर ये जाइगोट से लेकर एक जो बच्चा है, एक इन्फेंट जो है वो तैयार हो जाता है आफ्टर 9 मंथ्स, फीमेल की बॉडी के अंदर, उसके गर्भाशय के अंदर, उसकी कोख के अंदर बोलते हैं जिसे, ठीक है, यानी कि उसके यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है, क्लियर है। लेकिन अब आपको क्या जानना है, आपको ये जानना है कि भाई मेल के अंदर स्पर्म आया तो आया कहां से, या मेल की बॉडी में स्पर्म बनता कहां पे है। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और उसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि फीमेल की बॉडी में ओवम आया तो आया कहां से, कहां पर फीमेल की बॉडी में ओवम बनता है, और उसके लिए हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी नेक्स्ट क्लास आपको पता लग गई है किसकी रहेगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी मादा प्रजनन तंत्र की। फिर हम पढ़ेंगे, देखो हम जान लेंगे उसके बाद, इस क्लास के बाद और नेक्स्ट क्लास के बाद हम जान लेंगे कि स्पर्म कहां से आया, ओवम कहां से आया। फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे ये दोनों फ्यूज करते हैं, कहां पर ये दोनों फ्यूज करते हैं, किस सिचुएशन में ये दोनों फ्यूज करते हैं, यानी हम पढ़ेंगे यौन संबंधों के बारे में, ठीक है, यौन संबंध जो है उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके बाद जाइगोट बना, फिर कैसे 9 महीने में माँ के बॉडी में कौन सी जगह पर किस किस तरीके से किस किस चीज़ों की मदद से, यानी प्लेसेंटा की बात करेंगे हम वहाँ पर गर्भाशय की परतों की बात करेंगे, और हम एक बच्चे के जन्म तक की प्रोसेस देखेंगे। फिर हम यहाँ पर ये भी जानेंगे, इस जगह पर ये भी जानेंगे कि कैसे ट्विन्स होते हैं, यानी कि 2 बच्चे कैसे होते हैं या 3 बच्चे कैसे होते हैं, एक जैसे दिखने वाले बच्चे कैसे होते हैं, अलग अलग दिखने वाले ट्विन्स कैसे होते हैं। तो ये सारा डिस्कशन आगे हम करने वाले हैं। तो फिलहाल मैंने आपको क्या बताया, आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे भाई स्पर्म कैसे बने, कहाँ बने, क्यों बने, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करने से पहले मतलब मेल्स की बात करेंगे अब हम बात करते हैं प्यूबर्टी की। किसकी बात करते हैं, प्यूबर्टी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जान सके कि भाई जो स्पर्म है वो कब बने, कहाँ बने, कैसे बने, यानी कि जरूरी है जानना शुक्राणु जो है वो कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, उन्हें क्या सिचुएशन चाहिए या क्या ऑर्गन चाहिए। तो देखिए उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा प्यूबर्टी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं प्यूबर्टी क्या है। प्यूबर्टी प्यूबर्टी जिसे हिंदी में बोलते हैं यौवनावस्था। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या याद रखना है आपको, यौवनावस्था एक ऐसी एज है जिसके बाद चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, उनके अंदर उनके प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देते हैं। अभी तक हम नहीं जानते कि प्रजनन अंग कौन कौन से हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कर रहे हैं, प्रजनन तंत्र हम कर रहे हैं, तो प्रजनन तंत्र तो अंग तो होंगे ही, क्योंकि हर एक तंत्र अंगों से मिलकर बनता है, हर एक सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बनती है। तो बहुत सिंपल सी चीज है भाई, कुछ कोशिका थी, कोशिका से कुछ टिश्यू बने, टिश्यू से फिर हमारा कोई ऑर्गन बना होगा, ऑर्गन सिस्टम बना। जानते हैं आप सब ये बात, तो बस वही तो हमें डिस्कस करना है। क्या होती है प्यूबर्टी? प्यूबर्टी एक एज होती है, एज
आफ्टर विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वर्क। ठीक है, उम्र जिसके बाद प्रजनन अंग काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, यानी कि मेल का प्रजनन अंग अब स्पर्म बनाना शुरू कर देगा इस एज के बाद, और ये एज होती है मेल में 14 से 16 साल। ठीक है, कई बार 13 से 16 भी लिखा आता है, लेकिन 14 से 16 याद रखिए, ये उम्र है प्यूबर्टी की मेल के अंदर। नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट, इसी एज के बाद एक लड़के में कुछ बदलाव आने शुरू होते हैं। देखो सीधी सी बात है, इससे पहले उसके प्रजनन अंग काम नहीं करते थे, यानी 14 से 16 उम्र के बाद या 14 साल की उम्र के बाद या 16 की उम्र के बाद क्या होता है, उसकी बॉडी में कुछ बदलाव आने लग जाते हैं, क्योंकि प्रजनन अंग काम करना शुरू कर दिए। वो बदलाव क्या है, तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। यानी क्वेश्चन आता है कि प्यूबर्टी के बाद एक लड़के में क्या बदलाव आते हैं, व्हाट आर द चेंजेस इन अ मेल आफ्टर प्यूबर्टी। तो आपको याद रखना है, देखो दाढ़ी मूंछ आना, ठीक है, दाढ़ी मूंछ आना जो है वो भी प्यूबर्टी का चेंज है। आवाज जो होती है वो लड़कों की भारी हो जाती है। ठीक है, छाती जो है, चेस्ट जो है वो चौड़ी हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है। ठीक है, ब्रॉडनिंग ऑफ चेस्ट हो गया। आर्मपिट्स यानी काख में बाल आने लग जाते हैं। पेल्विक हेयर्स आने लग जाते हैं, यानी कि श्रोणियों में बाल आने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं कि आवाज भारी, जैसे मैंने बोला आपको, आवाज भारी होने लग जाती है। पिंपल्स आने लग जाते हैं। स्किन जो होती है वो ऑयली हो जाती है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ लिख के। ठीक है, तो आप जान चुके हैं प्यूबर्टी क्या उम्र है। प्यूबर्टी वह उम्र है जिसके बाद एक मेल की, और फीमेल में भी ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन फीमेल में अलग कैरेक्टर दिखते हैं। एक मेल के अंदर प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है, और क्या बदलाव दिखते हैं, और उसकी बॉडी के अंदर स्पर्म बनने लग जाता है। ठीक है, स्पर्म बनने लग जाता है, आप लोग जानते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो मेल सेक्स हार्मोन है, यानी कि नर लिंग हार्मोन जो है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो है, वह भी निकलना शुरू कर देता है। क्या बोला मैंने, देखो आफ्टर द प्यूबर्टी स्पर्म तो बनने लगी जाते हैं, साथ ही साथ मेल का जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये भी काम करने लग जाता है। ठीक है, ये भी काम करने लग जाता है, क्योंकि जहां पर स्पर्म बनता है ना, वहीं पर ये बनता है, तो दोनों चीजें काम करना शुरू कर देते हैं। स्पर्म की वजह से क्या होता है, स्पर्म की वजह से अब प्यूबर्टी की एज के बाद जो मेल है, जो लड़का है, वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, यानी अब उसकी बॉडी प्रजनन कर सकती है। और टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, उसकी बॉडी में दूसरे कैरेक्टर आ जाते हैं, जैसे कि जितने भी बदलाव मैं आपको बता रही हूँ ना, वो सारे आ जाते हैं। एक बार दोबारा सुनो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखो होता क्या है, प्यूबर्टी की एज के बाद प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टार्ट वर्किंग। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब काम करेंगे, देखो क्या बोला मैंने बोला प्यूबर्टी की एज के बाद आपके मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी प्रजनन अंग काम करने शुरू कर देंगे। यानी मैं सीधे सीधे शब्दों में बोलूं ना, प्रजनन अंग कौन सा है, ठीक है, आगे मैं डिटेल में बताऊंगी। सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो टेस्टिस, वृषण जो है वो अब काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, जब प्यूबर्टी की जाएगी, जब टेस्टिस काम करना शुरू करेगा तो इसमें से दो चीजें होंगी। एक तो टेस्टिस बनाएगा स्पर्म यानी शुक्राणु। ठीक है, ये होते क्या है, ये होते हैं सेल, यानी ये कोशिका होते हैं, या इसी को बोल देते हैं गैमीट यानी युग्मज। और दूसरा ये क्या करेगा, साथ ही साथ ये सिक्रीट करेगा टेस्टोस्टेरोन। क्या सिक्रीट करेगा, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, यह एक हार्मोन होता है। क्या होता है, एक हार्मोन होता है। ठीक है, अंगों ने काम किया, यानी टेस्टिस ने काम किया, और टेस्टिस ने फिर स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू कर दिया। अब स्पर्म की मदद से प्रजनन हो सकता है, यानी अब ये जो लड़का है ये फादर बनने के लिए, मतलब उसकी बॉडी काम कर सकती है, यानी कि उसकी बॉडी से स्पर्म निकलने लगे, यानी वो जो है फादर बन सकता है, तो वो प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट तो 18 की एज के बाद ही होता है, लेकिन
बॉडी के अकॉर्डिंग पहले हो जाता है। तो प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन कर सकता है अब इंसान ड्यू टू दिस स्पर्म, और टेस्टोस्टेरोन की वजह से स्टूडेंट्स इस इंसान में क्या हो जाता है, इस लड़के में क्या हो जाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाते हैं, यानी कि द्वितीय लैंगिक गुण। ठीक है, इसे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोल देते हैं। स्पर्म बनने को क्या कह देते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अभी इसका भी मतलब समझाऊंगी मैं, प्राथमिक लैंगिक गुण। देखो, एक लड़के को पहचानने के लिए कि ये लड़का है, क्या होता है, सीधे सीधे होती है उसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख के पहचानना। ठीक है, यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो देख के थोड़ा, हम शक्ल देख के थोड़ा बता सकते हैं कि ये लड़का है लड़की है, तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यानी टेस्टिस को देखकर बताया जाता है कि हाँ ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, और जिस चीज को देखकर सबसे पहले पहचाना जाता है कि क्या ये जो चाइल्ड है ये मेल है या फीमेल, उस पहली चीज को क्या बोलेंगे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि प्राथमिक लैंगिक गुण, क्योंकि उसको देख के पहचाना गया। लेकिन आफ्टर कुछ साल बाद, मतलब कि कुछ टाइम बाद, यानी 14 से 16 की उम्र में, जब उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनने लगेगा, तब उसकी बॉडी में जो चेंजेस दिखेंगे ना, अब देखो, एक तो दिखा बचपन के टाइम, मतलब वो जब वो पैदा हुआ है तब जो दिखा वो था प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होंगे, जो बाद में आएंगे। और बाद में कौन से आए, बाद में हम देखेंगे कि यार इसकी आवाज जो है वो भारी होती जा रही है, इसकी छाती जो है वो चौड़ी होती जा रही है। ठीक है, बॉडी पे हेयर्स आने शुरू हो गए हैं, मुंह पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बात समझ में आई आप लोगों को? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, देखो, आवाज भारी होना, हैवी वॉइस हो गई, ठीक है, और दाढ़ी मूंछ वगैरह आना, यानी मुस्टैचे और बियर्ड आना। ठीक है, बॉडी हेयर, बॉडी बोलो, आर्मपिट बोलो यानी काख में, ठीक है, या फिर श्रोणी यानी पेल्विक हेयर आने लग जाते हैं, प्यूबिक हेयर आने लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो जनन अंग होते हैं वहां पर बाल आने लग जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा छाती चौड़ी हो जाती है। ये सब क्या है, ये सब है सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, ब्रॉडनिंग ऑफ चेस्ट, ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि मेल से स्पर्म आता है, फीमेल से ओवम आता है, ये दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, यानी कि मैंने आपको पैटर्न बताया कि कैसे हमें आगे की क्लासेस करनी है। फिर हमने डिस्कस किया प्यूबर्टी के बारे में, एक ऐसी उम्र जब एक मेल के प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब प्रजनन अंग काम करना शुरू करते हैं, यानी कि टेस्टिस काम करना शुरू करती है, वृषण काम करना शुरू करता है, उससे निकलते हैं स्पर्म जो कि उससे प्रजनन करवाने में मदद करते हैं, और उससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन जो कि उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है। फिर मैंने बताया कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होगा, तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर वह गुण होते हैं जिसको देखकर हम पहचानते हैं कि ये जो बच्चा है ये लड़का है या लड़की। क्लियर है बात इतनी आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं, आपको सारा बेस पता लग चुका है अब, ठीक है, सारी बेसिक चीजें हो चुकी है। अब हम बढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल में। क्लियर है? अब हम बढ़ेंगे कहाँ पे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल में। क्लियर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर प्रजनन तंत्र। हर एक तंत्र, हर एक सिस्टम बना होता है कुछ अंगों से, है ना? तो ये भी बना होगा कुछ ऑर्गन से, कुछ अंगों से मिलकर बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये अंग होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं प्राइमरी यानी प्राथमिक, इसको फुल आप कर लेना, ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि प्राथमिक प्रजनन अंग, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी द्वितीय प्रजनन अंग। क्लियर है? अब इनमें क्या डिफरेंस है? देखो बहुत सीधी सी चीज है, प्राइमरी मतलब पहले, सेकेंडरी मतलब बाद में। तो प्राइमरी का मतलब है, प्राइमरी ऑर्गन वह होती है जो स्पर्म बनाए, जो शुक्राणु को बनाए, वो होती है प्राइमरी ऑर्गन। और जो शुक्राणु के बनने के बाद स्पर्म की ग्रोथ में एंड मूवमेंट में मदद करे,
ठीक है, यानी कि स्पर्म की वृद्धि में और उसके चलन में मदद करे, वो होती है सेकेंडरी ऑर्गन। देखो जिसने काम किया, अब देखो मान लो कोई आपको काम दिया जाता है करने के लिए, ठीक है, एक ने तो हेड बन के, लीडर बन के सारा काम संभाला और बाकी ने उसकी हेल्प की, तो लीडर तो एक ही कहलाएगा, बाकी सब हेल्पर कहलाएंगे, सपोर्टर कहलाएंगे। बस वही है, जो लीडर है वो है प्राइमरी, उसने मेन काम किया भाई, स्पर्म बनाया है, लेकिन बाकी जितने भी उसकी हेल्प करने वाले थे वो कौन कहलाए, सेकेंडरी। ठीक है, अब आप जानिए कि कौन होता है मेल में प्राइमरी और कौन होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी कौन है स्टूडेंट, प्राइमरी है हमारा टेस्टिस यानी वृषण, जिसके बारे में आज हम बहुत डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, यानी आज की क्लास का हीरो क्या है, वृषण है। क्लियर है। और सेकेंडरी कौन है, सेकेंडरी जो इसकी मदद करते हैं, यानी कि ये कई है, पहला है एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवृष्ण। फिर आता है हमारे पास हमारा ऑर्गन बोलना है ना हमें, प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि। ये एक ग्रंथि है जो कि इन सब कामों में मदद करती है। उसके बाद आता है सेमाइनल वेसिकल, यह भी एक ग्रंथि है, सेमाइनल वेसिकल, यह क्या है, सेमाइनल वेसिकल। और फिर लास्ट जो आपको याद रखना है, कॉपर ग्रंथि, कॉपर ग्लैंड, क्या है, कॉपर ग्रंथि। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है कुछ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, यानी नर प्रजनन अंगों से। वह अंग होते हैं दो प्रकार के, एक जो सारा काम करते हैं यानी स्पर्म बनाते हैं, दूसरे जिन्हें प्राइमरी कहते हैं, और दूसरे जो कि स्पर्म बनाने में मदद करते हैं, स्पर्म बनने के बाद उसकी ग्रोथ में मदद करते हैं, उसकी मूवमेंट में मदद करते हैं, उसकी वृद्धि और उसके चलन में मदद करते हैं, वो हो गए सेकेंडरी। प्राइमरी कौन है, बनाता कौन है, टेस्टिस यानी कि वृषण। और सेकेंडरी कौन है, तो हमारे कई हैं, अधिवृषण यानी एपिडिडाइमस, प्रोस्टेट ग्रंथि, हमारी कॉपर ग्रंथि और हमारी सेमाइनल वेसिकल। क्लियर है। इसी के अंदर ही पेनिस भी आ जाता है, पेनिस यानी कि शीश्न। क्लियर है। जनरली इसको हिंदी में भी पेनिस भी बोलते हैं और इंग्लिश में भी पेनिस ही मिलेगा, आपको शीश्न नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो ये है हमारा ओवरऑल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का, यानी हमें ये भाग जो है कवर करने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में, यानी अब हम टेस्टिस की डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आए तो पक्का कमेंट में आंसर देना कि हाँ जी मैम समझ में आ रहा है। ठीक है, और एक और बात, इस वीडियो को मैं दो भागों में अगर मुझे ऐसा लगा पढ़ाते पढ़ाते कि दो भागों में लेना चाहिए तो हम दो भागों में करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इकट्ठे करेंगे तो हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाए। क्लियर है। तो शुरू करेंगे क्या, अब हम टेस्टिस, यानी अब हम पढ़ने वाले हैं टेस्टिस। ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, हम पढ़ने क्या वाले हैं, टेस्टिस यानी वृषण के बारे में। ठीक है, इसके बाहर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, हर चीज डिस्कस करेंगे। क्लियर है, रेडी। चलिए, तो टेस्टिस में स्टूडेंट सबसे पहले आपको याद रखना है कि टेस्टिस कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखते जाते हैं हम, टेस्टिस होती है 2 इन नंबर, यानी संख्या में 2 होती है। ठीक है, यानी कितनी टेस्टिस होती है, एक मेल के अंदर, एक नर के अंदर 2 टेस्टिस होती है, एक पुरुष के अंदर 2 टेस्टिस होती है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मुझे आपको समझानी है कि देखो हम 11th-12th में नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें डायग्राम की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को, जैसे मैंने हर्ट करवाया था, याद है, हर्ट का डायग्राम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन हमने बहुत सिंपली एक हर्ट का डायग्राम किया था 4 खाने वाला। उसी तरीके से हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी सिंपल डायग्राम से करेंगे, क्योंकि हमें थ्योरी नहीं लिख के आनी, हमें डायग्राम नहीं बना के आना, हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेस्टिस कितनी होती है, 2 होती है। क्लियर। उसके बाद टेस्टिस का शेप क्या होता है, आकार क्या होता है, तो आपको याद रखना है टेस्टिस का आकार होता है ओवल, यानी कि अंडाकार। ठीक है, पहले सिर्फ याद करने वाली बातें सुन लो, फिर समझने वाली बताऊंगी। वजन यानी वेट क्या है, तो लगभग एक टेस्टिस का वेट होता है 14 ग्राम। ठीक है। फिर लंबाई
लेंथ क्या है, यानी कितनी लंबी है, यानी ये वाली चीज तो कितनी है ये 4 से 5 सेंटीमीटर। फिर आती है चौड़ाई यानी कि विड्थ, यानी कि ये वाली चीज तो ये आती है 2 से 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये थी ऊपर की बातें। देखो अब टेस्टिस बनाते हैं, कुछ इस तरीके का होता है टेस्टिस। ठीक है, तो ये चौड़ाई कितनी है 2 से 3 सेंटीमीटर, ये लंबाई कितनी है 4 से 5 सेंटीमीटर, वेट कितना है 14 ग्राम, कितनी होती है 2 होती है। अब एक चीज समझिएगा, जो डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे, 2 डायग्राम मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ठीक है, तो आप देखोगे कि एक में आपको 2 टेस्टिस दिखेंगी, लेकिन एक डायग्राम में आपको एक ही टेस्टिस दिखेगी। तो मतलब समझ लो, देखो सीधी सी बात है, जब एक मान लीजिए ये मेरे 2 हाथ हैं, ठीक है, मैंने आपको एक हाथ दिखाया, ठीक है, और दूसरा हाथ दिखाया, आपको कितने हाथ दिख रहे हैं 2 दिख रहे हैं। तो जब आपने सामने से देखा तो आपको 2 दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे घूम गई तो अब आपको कितना हाथ दिख रहा है, मेरा एक ही दिख रहा है, लेकिन एक के पीछे दूसरा भी तो है ना। बस वही यहाँ पे किया गया है। टेस्टिस जो है जब सामने से दिखाई गई तो आपको 2 दिख रही है, इस डायग्राम में 2 टेस्टिस दिख रही है, एक ये रही, एक यहाँ पे होती है। ठीक है, यानी कि 2 ऐसे दिख रही है टेस्टिस, 2 टेस्टिस हो गई, लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक ही टेस्टिस दिखेगी। क्यों? क्योंकि इंसान घूम के दिखा रहा है, मतलब जो इमेज है वो साइड व्यू है, तो आपको एक टेस्टिस दिख रही है, लेकिन उसके पीछे दूसरी है, यानी कि टेस्टिस कितनी है 2 होती है। काफी बार डायग्राम की वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, कितनी टेस्टिस है 2 है। क्लियर है? तो आपको पता लग गया कि टेस्टिस कितनी होती है 2 होती है। टेस्टिस का आकार क्या है, अंडाकार है, कितना वेट है 14 ग्राम। टेस्टिस जो होती है वो कितनी चौड़ाई होती है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर, और कितनी लंबाई होती है तो 4 से 5 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या याद रखना है, देखो अब मैंने आपको बोला हम टेस्टिस के अंदर बाहर सबकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो टेस्टिस ये मैंने बना दी ओवल टेस्टिस। आपको याद रखना है कि टेस्टिस के बाहर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसके अंदर ये टेस्टिस पड़ा होता है। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, हम जब हर चीज करते हैं, जब हमने हार्ट किया तो मैंने बोला दिल के बाहर एक झिल्ली होती है पेरिकार्डियम। जब हमने किडनी किया तो किडनी के बाहर एक झिल्ली होती है पेरिटोनियम। जब हमने लंग्स किया तो लंग्स के बाहर, फेफड़ों के बाहर एक झिल्ली होती है प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हर चीज के बाहर झिल्ली थी। यहाँ पे मैंने आपको कोई टेस्टिस के बाहर झिल्ली बताई नहीं है, होती है लेकिन बताई नहीं है। तो आप ऐसे याद रखो कि टेस्टिस को भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत है ना, तो किसने दी? एक थैलीनुमा संरचना। ये क्या है? ये मैंने क्या बनाया, अंदर वाला क्या है टेस्टिस। ऐसा करते हैं, अलग कलर लेते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ओवल टेस्टिस यानी वृषण है। ठीक है, और वृषण के बाहर क्या बताया मैंने आपको? बाहर बताई एक थैलीनुमा संरचना जिसे बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम, या इसी को बोलते हैं स्क्रोटल सैक। ठीक है, स्क्रोटल सैक। ठीक है, वृषण कोश भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? वृषण कोश, क्योंकि यह एक ऐसा कक्ष है जिसके अंदर वृषण पड़ा है, टेस्टिस पड़ी है। ठीक है, अब और कोई बात करने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि स्क्रोटम क्या चीज है। सिंपल सी चीज आप जान चुके हैं कि ये स्क्रोटम होती है एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर, एक थैलीनुमा संरचना है जिसके अंदर क्या पड़ी है? टेस्टिस पड़ी है। लेकिन कोई तो कारण होगा ना इसका। कारण क्या है जानिए। देखो आप सभी जानते हो कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है आप जानते हो, 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का टेम्परेचर होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, स्पर्म को बनने के लिए, स्पर्म कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं, जानते हो आप। स्पर्म को बनने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए। कितना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। यानी कि आप बोल सकते हो इसको 34 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, बोल सकते हो। यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर टेस्टिस होती, ठीक है, तो वो उधर स्पर्म बना ही नहीं पाती, क्योंकि स्पर्म बनने के लिए तो कम टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए टेस्टिस जो होती है वो ह्यूमन मेल की बॉडी से, यानी कि मानव नर की बॉडी से थोड़ी सी बाहर की तरफ इस थैलीनुमा संरचना में लटकी हुई होती है, ताकि वो बॉडी से कम टेम्परेचर दे पाए और उस कम टेम्परेचर की वजह से अंदर स्पर्म बन पाए।
ठीक है, तो आप समझ रहे हो क्वेश्चन आएगा कि स्क्रोटम का कार्य क्या है, वृषण कोश का कार्य क्या है, तो आप बोलोगे टेम्परेचर को कम रखने के लिए, या फिर टेम्परेचर को टेस्टिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, वृषण के लिए, या फिर बोलूं शुक्राणु के बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, जो तापमान चाहिए, उसे कंट्रोल में, नियंत्रण में रखने के लिए जरूरी होता है ये स्क्रोटल सैक, ये वृषण कोश। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि वृषण कोश स्पर्म के बनने के लिए कितना टेम्परेचर कम देता है, तो आपको याद रखना है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखनी है, ये टेम्परेचर भी याद रखना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा गया है स्पेशली 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर लिखा होगा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर जाएगा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने के लिए स्पेशली टेस्टिस को स्क्रोटम में रखा गया। ठीक है, अब एक और बात जान लो, देखो ऐसा नहीं होता कि जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम उसकी बॉडी का, मतलब कोई भी लड़का पैदा हुआ तो उसकी बॉडी की टेस्टिस तब की तब स्क्रोटम में नहीं जाती। बच्चे पैदा होने के 7 महीने तक वह पेट के पास ही रहती है, एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में रहती है। ठीक है, उसके बाद वहां पे जाती है। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए कि क्या बच्चे के पैदा होने के साथ ही टेस्टिस स्क्रोटम में मौजूद होती है। मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको क्वेश्चन सीरीज अलग से दूंगी, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि क्या बच्चे जब पैदा होता है तो टेस्टिस कहां पर होती है, तो आपको याद रखना है 7 महीने तक, 7 मंथ तक वृषण कहां होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, यानी उदर गुहा में होता है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि और फिर उसके बाद अपने आप सरक के कहाँ चला जाता है, स्क्रोटम में चला जाता है, अपने आप चला जाता है, ये नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन कई बार नहीं जाता तो ऑपरेशन करवा के भी लेके जाना पड़ता है ये, क्योंकि अगर ऊपर ही रह गया तो कभी भी उस मेल में स्पर्म नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस पे तो स्पर्म बनते ही नहीं, तो वो कभी भी प्रजनन नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऑपरेट करवाया जाता है और टेस्टिस को वापिस से स्क्रोटम में भेजा जाता है। क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई सभी को। मैंने क्या बताया, टेस्टिस जो होता है, वृषण जो होता है, वो एक थैलीनुमा संरचना में होता है जिसे बोला जाता है स्क्रोटल सैक यानी वृषण कोश। इसका कार्य है टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से कम रखना। ये बॉडी से टेस्टिस को थोड़ा दूर रखता है, जिस वजह से टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। क्लियर है। अब एक और चीज आपको याद रखनी है कि कैसे सर्दी और गर्मी में ये मैनेज होता है। तो आपको याद रखना है, देखो सर्दियों में क्या होता है और गर्मियों में क्या होता है। कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं। देखो विंटर्स में क्या होता है, सर्दियों में आप जानते हो कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा ही कम हो जाता है। अब इतना कम टेम्परेचर में टेस्टिस काम नहीं कर सकती, तो टेस्टिस क्या करती है, विंटर्स में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये जो स्क्रोटल सैक है ना, ये थैली है, ये अंदर की तरफ सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है और मेल की बॉडी के पास पहुंच जाती है, ताकि टेम्परेचर वापस से मैनेज हो सके। और समर में क्या होता है, समर में इसका उल्टा होगा, क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो वो दूर चली जाएगी, यानी कि एक्सपैंड हो जाएगी, यानी कि दूर चली जाएगी मेल की बॉडी से। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने टेस्टिस के बाहर की बात अच्छे से डिस्कस कर ली है। अब बारी आती है अंदर की बात करने की, कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म कहाँ बनते हैं। देखो टेम्परेचर याद रखना है, 37 डिग्री सेल्सियस। मैंने बार बार बताया है कि ह्यूमन बॉडी का आम टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि ह्यूमन बॉडी का फ़ारेनहाइट में नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, किसमें, फ़ारेनहाइट में बताना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन रहेगा। फिर हमने डिस्कस किया कि स्क्रोटम का काम क्या है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम रखना स्क्रोटम का काम है। क्लियर है। अब बात करते हैं टेस्टिस के अंदर की। तो अभी आप इतनी बात जानते हो कि ये हमारी टेस्टिस है, ये हमारी क्या है, टेस्टिस है, यानी वृषण है। और आप ये भी जानते हो कि टेस्टिस के बाहर क्या है, टेस्टिस के बाहर है हमारा स्क्रोटम, यानी वृषण कोश। अब हम बात करेंगे टेस्टिस के अंदर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखो डायग्रामेटिकली बता रही हूं। देखो जो हमारा टेस्टिस है उसके अंदर होते हैं कुछ कक्ष। तो ये मैंने 2 कक्ष बना दिए, होते 4-5 कक्ष हैं लेकिन मैंने 2 कक्ष बना दिए। क्या बोला मैंने, जैसे एक बड़ी सारी बिल्डिंग में काफी सारे कमरे होते हैं, फ्लैट होते हैं, उसी तरीके से टेस्टिस के अंदर कई सारे कमरे होते हैं। ठीक है, इन कमरों को क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है, इन्हें बोलते हैं सेमिनिफेरस। देखो साथ साथ में लिखते जाओ और याद करते जाओ।
लोब्यूल, क्या बोलते हैं, फेमिनिफेरस कक्ष बोलते हैं। देखो लोब क्या होती है, लोबी होती है ना, जैसे घर में लोबी होती है, हिस्से होते हैं, उसी तरीके से आप लोब्यूल याद रखो। कक्ष होते हैं किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर, जिसे बोलते हैं फेमिनिफेरस लोब्यूल। इन कक्षों के अंदर, बहुत ध्यान से सुन लो, कई बातें बता रही हूं मैं, डिटेल जाएंगे हम अंदर, ठीक है। क्या बोला, स्क्रोटम, सबसे पहले वृषण कोश, उसके अंदर टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर कुछ कमरे हैं जिन्हें बोलते हैं फेमिनिफेरस लोब्यूल। फेमिनिफेरस लोब्यूल के अंदर कुछ ट्यूब हैं, कुछ क्या है, ट्यूब हैं। इन ट्यूब को क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं, दिख रहा है क्या ग्रीन कलर, फेमिनिफेरस, थोड़ा डार्क लिख देते हैं, फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी फेमिनिफेरस नलिका। पूरा नहीं लिख रही, ऐसे ही देख लो, फेमिनिफेरस नलिका। क्या हुआ देखो, अभी तक हमने पढ़ा था स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर था टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर फेमिनिफेरस लोब्यूल, और लोब्यूल के अंदर ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल के आसपास की बात कर रही हूं मैं। इस ट्यूब्यूल के पास दो प्रकार की कोशिका होती है, एक मैंने ये ब्लू कलर से दिखा दिया और एक मैंने ये रेड कलर से दिखा दिया। इस ट्यूब्यूल के पास दो प्रकार की कोशिका होती है, एक मैंने ब्लू से दिखाई, एक मैंने रेड से दिखाई। मान लो ये ब्लू क्या है, इन्हें बोलते हैं लेडिग सेल। क्या बोलते हैं, लेडिग सेल। क्या बोलते हैं, लेडिग कोशिका। ठीक है, रिपीट करूंगी, अभी टेंशन नहीं लेना है, लेडिग कोशिका। और रेड से जो दिखाई वो मान लो, रेड वाली मान लो आप फरटोली कोशिका। क्या है, फरटोली सेल, फरटोली कोशिका। थोड़ी सी मुश्किल लगेगा आप लोगों को क्योंकि ये शब्द थोड़े अजीब हैं, लेकिन बस अब समझो कि खत्म होने वाला है किस्सा। एक दो नाम और याद करने हैं, फिर किस्सा खत्म। देखो मैंने क्या बताया, अब सिंपल करेंगे। देखो हमने की क्या की, टेस्टिस, हमने की टेस्टिस, टेस्टिस के बाहर किया स्क्रोटम। ठीक है, क्या है ये, टेस्टिस, उसके बाहर क्या है, वृषण कोश। टेस्टिस के अंदर फेमिनिफेरस लोब्यूल यानी कक्ष, लोब्यूल के अंदर फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी नलिका, ट्यूब्यूल के आसपास लेडिग सेल, और ट्यूब्यूल के ही आसपास क्या है, फरटोली सेल। यही तो पढ़ा है हमने, हो गया सिंपल। अंदर 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 चीजें पड़ी हैं बस। स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर हमारा फेमिनिफेरस लोब्यूल, लोब्यूल के अंदर फेमिनिफेरस नलिका, नलिका के अंदर अंदर और बाहर दो प्रकार की कोशिका हैं, लेडिग और फरटोली। क्लियर है। अब इनका कार्य डिस्कस करेंगे और क्लास खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा करूंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कार्य देखते हैं। अब आप लोग मेरे साथ साथ बोल के मुझे बताएंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर है स्क्रोटम यानी वृषण कोश। ठीक है, उसके अंदर क्या है, टेस्टिस यानी वृषण, उसके अंदर क्या है, फेमिनिफेरस लोब्यूल यानी फेमिनिफेरस कक्ष है, उसके अंदर क्या है, फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी है यानी कि नलिका है। नंबर डाल दूं ना क्योंकि तीनों चीजें अंदर ही पड़ी है, तो ये 1 2 और 3। और क्या है, लेडिग सेल है, क्या है, लेडिग कोशिका है, और क्या है, फरटोली सेल है यानी फरटोली कोशिका है। सही है बिल्कुल ये बात। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब फंक्शन देखते हैं। स्क्रोटम का काम क्या था, तापमान को कंट्रोल करना। कितना तापमान, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। टेस्टिस का काम क्या है, तो आप जानते हो टेस्टिस के काम है 2। एक तो है स्पर्म बनाना यानी शुक्राणु बनाना, और एक है टेस्टोस्टेरोन बनाना। अब बात करेंगे डिटेल में, देख लो।
ठीक है। उसके बाद आता है सेमिनिफेरस लोब्यूल, इसका कोई कार्य नहीं है, बस इसके अंदर ट्यूब्यूल है, ये मान लो ट्यूब्यूल। अब आपको याद रखनी है इसके बारे में बात, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बोला जाता है, यहाँ पे याद रखनी है ये बात, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि सेमिनिफेरस नलिका जो है स्टूडेंट्स, इसे यूनिट ऑफ टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ टेस्टिस, यानी कि वृषण की इकाई। ऐसा क्यों बताओ? जैसे कि आपको याद आएगा, किडनी का काम होता था यूरिन बनाना, किडनी के अंदर नेफ्रॉन को बोलते थे यूनिट ऑफ किडनी, क्योंकि मेन काम वृषण बनाने का कौन करता था? नेफ्रॉन। बस वैसे ही टेस्टिस के अंदर मेन काम स्पर्म बनाने का कौन करता है? ये। तो क्योंकि ये यूनिट ऑफ टेस्टिस इसीलिए कहलाती है क्योंकि ये स्पर्म बनाती है, यानी शुक्राणु बनाने का काम किसका है? शुक्राणु बनाने का काम किसका है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है। तो याद रखोगे ये बात, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या है? हमारे स्पर्म को बनाना। नेक्स्ट आता है लेडिक सेल। तो लेडिक सेल में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेडिक सेल का काम क्या है स्टूडेंट्स? तो दूसरी चीज क्या बची? टेस्टोस्टेरोन बचा ना, तो लेडिक सेल का काम है टेस्टोस्टेरोन बनाना। क्या करना? टेस्टोस्टेरोन बनाना, यानी ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन बनाता है? टेस्टिस के अंदर लेडिक कोशिका। बची सर्टोली, तो सर्टोली का कार्य क्या है स्टूडेंट्स? सर्टोली का कार्य है स्पर्म जो बना दिया ना ऊपर, स्पर्म जो इसने बना दिया ट्यूब्यूल ने, उसको पोषण देना, यानी शुक्राणु का न्यूट्रिशन कौन देखता है? सर्टोली सेल। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स? आज की क्लास में हमने सबसे पहले डिस्कस की प्यूबर्टी क्या होती है, फिर हमने डिस्कस किया कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है दो, एक जो मेन कार्य करती है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एक जो सेकेंडरी मदद करती है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी है टेस्टिस, जिसके बारे में आज हमने सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, यानी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द्वितीय प्रजनन अंगों के बारे में। प्राइमरी में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस जिसका वेट होता है 14 ग्राम, जो 2 होती है नंबर में, ओवल यानी अंडाकार होती है, लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस के बाहर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे स्क्रोटम बोलते हैं। इसका कार्य है टेम्परेचर को मेंटेन करना। ह्यूमन बॉडी से टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने के लिए ये बॉडी के बाहर लटकता है। क्लियर है? यहाँ पर एक बात बतानी रह गई, वो क्या है कि जो स्क्रोटम है ना, ये कुछ जानवरों में नहीं होता। तो आपको याद रखना है, ये स्क्रोटम जो है वो हाथी में और डॉल्फिन में, इन दोनों में नहीं पाया जाता। ठीक है, यानी कि हाथी और डॉल्फिन के अंदर स्क्रोटम नहीं होता। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि स्क्रोटम के अंदर पड़ी है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर होते हैं कुछ कक्ष जिसे बोलते हैं सेमिनिफेरस कक्ष। फिर उसके अंदर होती हैं कुछ नलिकाएं जिन्हें बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या है? तो स्पर्म को बनाना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास ही 2 प्रकार की कोशिका होती हैं, एक होती है लेडिक कोशिका जिनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन बनाना, और एक होती है सर्टोली कोशिका जिसका काम होता है स्पर्म को नरिशमेंट देना, यानी कि शुक्राणु को पोषण देना। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भाई एपिडिडाइमस क्या है, यानी अधिवृष्ण क्या है, वाफ डिफरेंस के बारे में बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, शुक्राणु नलिका के बारे में बताऊंगी, प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, सेमिनिफेरस वेसिकल, इन सब के बारे में, पेनिस के बारे में बात करेंगे, यूरेथ्रा के बारे में बात करेंगे, हर चीज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आई होप आप लोगों को क्लास यूजफुल लगी होगी, समझ में आना जरूरी है, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सभी में शेयर किया करो, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स तक, आपके सभी नोन तक वीडियो पहुंचे और वो लोग पढ़ें। ठीक है, चलिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।